चलिए अब रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीते दिन वे लखनऊ में बीजेपी की बैठक में भी शामिल हुए थे। राधा मोहन ने खुद के पॉजिटिव होने की सूचना दी है। उन्होंने कहा कि मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। बरेली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में तौकीर रजा ने चुनावों को स्थगित करने की मांग की है। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में चुनाव कराना चुनौती भरा है। राजधानी लखनऊ में 369 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण क्षेत्रों ने संवेदनशील पोलिंग बूथों को चिन्हित कर लिया है। विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से कराने के लिए पुलिस प्रशासन कड़े इंतजाम करने में जुटा हुआ है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन से पूछताछ के लिए रिमांड को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। पीयूष जैन ने अपने बयान में बताया कि छापेमारी में मिले 196 करोड़ रुपए में किसी और को कुछ भी नहीं लेना देना है। डीजीजीआई की टीम लगातार पीयूष जैन से पूछताछ कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद मुखबिर की सूचना पर जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बेताब ट्रेन से व्यापारियों के पास से देर रात लाखों से भरा बैग बरामद किया है। इस बैग में 20,03,000 नकदी रुपए मिले हैं। व्यापारियों से पैसे का हिसाब नहीं मिल पाने की वजह से पुलिस ने आयकर विभाग की टीम को नोटों का बैग सौंप दिया है। ताजनगरी आगरा में किसानों ने हंगामा किया है। किसानों ने सड़क पर घूम रही गायों को बंद कर दिया है। वहीं सूचना देने के बाद कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। किसानों का कहना है कि बाहरी जानवर उनके खेत की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अमरोहा में 7वीं क्लास की छात्रा के जिलाधिकारी काफी प्रभावित हुए हैं। दरअसल डीएम बीके त्रिपाठी ने छात्रा से गणित के कुछ सवाल किए, जिस दौरान छात्रा ने सभी सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए। जिलाधिकारी ने छात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए उसको पुरस्कार भी दिया है। प्रतापगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। वहीं औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसपी सतपाल अंतिल को पीड़िता ने महिला ने अपनी पूरी घटना बताई, लेकिन एसपी के निर्देश के बावजूद मामले में अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पीड़िता परिवार दर पदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। जौनपुर जलालपुर थाना क्षेत्र के इजराई गांव में भैंस चुराकर भाग रहे पशु तस्करों की पिकअप एक गड्ढे में पलट गई। वहीं पीछा कर रहे ग्रामीणों ने 2 पशु तस्करों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पशु तस्करों से पूछताछ कर रही है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में प्रशासन का दावा की पोल खुल गई है। यहां आवारा मवेशियों के घूमने से किसान परेशान है। यही वहीं उनकी फसलों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। किसानों ने आवारा मवेशियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। किसानों ने गांव के गौशाला न होने की वजह से ये अहम कदम उठाया है। बाराबंकी जिले में चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यहां सरकारी राशन की दुकान पर कार्ड धारकों को पीएम और सीएम के फोटो के लगे नमक और तेल के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के कामियारी बाग बताया जा रहा है। यहां कोटेदार मुकेश सिंह चुनाव आयोग के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। बरेली जिले में दुष्कर्म और हत्या के मामले में 2 आरोपियों को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। ये घटना 8 मार्च 2016 के शशिगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है। यहां पर एक बस में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों को 45,000 का जुर्माना भी लगाया है। चित्रकूट में कौशाम्बी जिले से आए दंपति को दबंग से मजदूरी का पैसा मांगना भारी पड़ गया। युवक ने जब अपना पैसा मांगा तो दबंग ठेकेदार ने दंपति को अपने घर बुलाकर अपने कुछ साथियों के साथ जमकर पिटाई कर दी। पूरा मामला मऊ थाना कस्बे के प्राणनाथ महाविद्यालय के पास का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में पानी की समस्या और जल भराव की समस्या से परेशान लोगों ने पुलिस चौकी पर जाम लगा दिया है। भोलेपुर क्रॉसिंग के पास बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान 15 दिन पहले पानी की पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी जानकारी देने के बावजूद भी अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की।
ताजनगरी आगरा में नगर निगम की टीम ने सुल्तानगंज पुलिया फ्लाईओवर के नीचे स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर को हटा दिया, जिसकी जानकारी होने पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों और दर्जनों कार्यकर्ता वहां जुट गए। उन्होंने नगर निगम पर मंदिर ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए हंगामे और नारेबाजी की है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला अजितपुर में दो पक्षों के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस दौरान गली गलोच, मारपीट, जमकर पथराव भी किया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। महोबा में शहर कोतवाली महोबा क्षेत्र के लव कुश्तीरहे के पास बीते दिन गाड़ी निकलने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के एक पक्ष में चंद्रपाल नामक युवक को गोली से मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने फायरिंग करने वाले समेत 5 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के नैरानी चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक बाइक सवार दंपति की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रावस्ती जिले में एसपी के निर्देश पर कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें भिगना थाना क्षेत्र पुलिस ने 20 लीटर न्याज कच्ची शराब को एक साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। ये गिरफ्तारी पावन जनपद के विभिन्न थानों में हुई है। महोबा के कुलपहाड़ तहसील के बगवाहा गांव में ओलावृष्टि के खेतों में खड़ी रबी की फसल नष्ट हो जाने से किसानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। किसान को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के बाद किसान को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भदोही जिले के ज्ञानपुर में महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय से कोविड से सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लगवा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले किशोरों के में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सहारनपुर जिले में सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई है, जबकि एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है। देवबंद में स्टेट हाईवे पर फ्लाईओवर के पास देर रात घटना हुई है। सिपाही की कार के एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। मृतक सिपाही का नाम मोनू, जबकि घायल सिपाही का नाम गौरव बताया जा रहा है। यूपी में चुनाव आयोग ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जिला मुजफ्फरनगर में भी 6 विधानसभा पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। चुनाव को शांतिपूर्वक पूरा कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था में जुट गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ टपकेश्वर महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया है। वहीं चुनावी आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सीएम धामी ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा है। पूजा अर्चना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद भी सबसे पहले महादेव की शरण में आए थे। वहीं अब चुनाव की घोषणा होने के बाद भी महादेव से आशीर्वाद लेने आए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी की मां ने भी अपने बेटे के लिए चुनावी जीत की कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कम समय में उनके बेटे ने जनहित के लिए कई काम किए हैं, जिसका आशीर्वाद जनता आम चुनाव में उनको देने की काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बैकडेट पर तबादले, साथ ही राजनीतिक नियुक्ति की गई है। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। इसके अलावा उन्होंने आबकारी और तबादलों में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जारी है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल बैठक में मौजूद है। यूपी चुनाव के उम्मीदवारों पर नाम पर मोहर लग सकती है। यूपी में दिल्ली में यूपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल है। ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। बैठक में बीजेपी के पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। यूपी चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है।
दिल्ली में यूपी के कोर ग्रुप की बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। हमारे साथ इसी खबर पर स्पर्श शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, पिछले 3 घंटे से ये बैठक लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जारी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य, ये तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल है। और टिकट को लेकर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है कि किस तरीके से टिकट वितरण जो है हो सकता है। तमाम जो समीकरण है उनको साधते हुए टिकटों का वितरण होना है। कल लखनऊ में बैठक हुई थी और उसके बाद एक लिस्ट जो है वहां पर तैयार हुई और अब लिस्ट पर जो है दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप पर बैठक जो है जारी है। तमाम फैक्टर्स देखे जाएंगे, चाहे जातिगत फैक्टर्स की बात की जाए, क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, या फिर सबसे ज्यादा जो बड़ा फैक्टर देखा जाएगा कि विनेबिलिटी किस उम्मीदवार की सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, उसके आधार पर जो अंतिम मोहर है कहीं ना कहीं आज नामों पर लगती हुई नजर आएगी। और ये जो आज नामों का पैनल बनाया जाएगा वो फिर दिल्ली में संसदीय दल की बैठक होगी बीजेपी की, उसमें बीजेपी जो है अंतिम मोहर लगाती हुई नजर आएगी। ठीक है स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी नजर बनाए रखिएगा। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चाचा और भतीजे के गिले शिकवे पूरी तरह से दूर हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच के रिश्तों की। शिवपाल यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को प्रत्याशियों की लिस्ट दे दी है। अब अखिलेश जी का जो भी निर्णय होगा उन्हें मंजूर रहेगा। आखिर इस रिश्ते में इतनी मिठास कैसे आई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि चाचा शिवपाल को अखिलेश के साथ ही आना पड़ा? इसका जवाब खुद शिवपाल ने दिया है, देखिए। यहाँ तो पैदा हो ही गई हैं, लेकिन अब इसका सब चुनौतियों का मुकाबला तो करना ही है। चुनाव में जाना है, चुनाव जीतना भी है, भारतीय जनता पार्टी को हराना भी है। तो ये चुनौती तो है, बड़ी चुनौती तो है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का एक युग था, लेकिन अचानक से आपने सपा के साथ गठबंधन का फैसला लिया क्योंकि आपको अपनी मजबूती पे संदेह था। कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, हम लोगों ने तो पार्टी अपनी खड़ी कर ही ली थी 3 साल के अंदर, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी। जब हम अपना रथ लेकर के और जब भी हमने जनसंपर्क किया तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी सेकुलर लोग थे, जितने भी समाजवादी थे, जितने भी किसानी से जुड़े हुए थे, पिछड़े लोग थे, किसानी से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर न तो किसानों के लिए, न गरीबों के लिए, न नौजवानों के लिए। शिवपाल जी, युवाओं को लेकर क्या सोचा है? क्योंकि आप भी सपा के सरकार में थे, उस समय युवाओं को जो भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि हमने 4.5 लाख जो नौकरियां दी हैं युवाओं को, सरकारी नौकरी 1.5 करोड़ हमने प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिया है, लेकिन सपा के सरकार में सबसे कम नौकरियां दी गई थी, जो कि 80,000 90,000 का वो दावा कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? और बेरोजगारी फीसदी भी सबसे अधिक कहते हैं योगी जी की हमारे में सबसे कम है, हम हैं 4-5% और सपा में था 17%। अब देखिए 2 करोड़ का वादा किया था, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे। आपने लंबी बात खींचती है ये। अब सरकार बनाने हम लोगों को 2022 में बनाने का सवाल है। अब हम लोग सरकार बना लेंगे, ये बना लेंगे, तब हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं। हमेशा जब भी हम लोग सरकार में रहे, जो भी वादे किए हैं हम लोगों ने पूरा किया है और हम सब रास्ते निकाल लेंगे, इसकी चिंता। आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अब हमने देखिए सूची दे दी है अखिलेश यादव को। कितने लोगों की सूची दी है शिवपाल जी? अब हम आपको फिर फोन पर बता देंगे। अब ये बातें यहीं पर छोड़ो। ऐसा चर्चा है कि 5 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं।
अब हमने अखिलेश पे छोड़ दिया है, पूरा अखिलेश पे छोड़ दिया है। जो भी देंगे सीटें और अब हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे। बस हमारा एक मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का। ये थे शिवपाल यादव जी, जो हमारे तमाम सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने कहा सीट का जहां तक निर्णय है वो हमने अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे हित का वो ध्यान रखेंगे। कैमरामैन सनी के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।